हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा 5th चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ थ्योरी ऑफ डिमांड, जिसके ऑलरेडी हम काफ़ी सारे वीडियोस कर चुके हैं। और इस वाले वीडियो में, आज के वीडियो में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ मूवमेंट्स अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट्स इन अ डिमांड कर्व। ठीक है, यानी कि डिमांड कर्व में मूवमेंट्स कैसे होते हैं और डिमांड कर्व में शिफ्ट्स कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक, इससे पहले के वीडियोस में अगर मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवाऊँ तो हमने क्या पढ़ा है, डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, डिमांड कर्व, उसका स्लोप, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, डिमांड शेड्यूल और आपका लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया है। साथ ही साथ उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट्स को पढ़े हैं, यानी कि ऐसे कुछ फैक्टर्स जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो होते हैं डिमांड के डिटर्मिनेंट्स। और उन्हें हम डिमांड के जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं और जो डिमांड है उनमें जो रिलेशनशिप बताता है वो होता है डिमांड फंक्शन। तो ये सारी ही चीज़ें हमने पढ़ ली हैं लास्ट वीडियो तक। नहीं देखा है तो जल्दी से एक बार देख लेना और डिटर्मिनेंट्स वाला वीडियो ज़रूर देखना अगर नहीं देखा है तो, क्योंकि उसका थोड़ा बहुत यूज़ आज के वीडियो में ज़रूर होने वाला है। अगर आपको डिटर्मिनेंट्स नहीं पता है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप पहले वो वीडियो देख लो, तभी इधर आना, नहीं तो ये भी समझ में नहीं आएगा इतना। ठीक है, अब हम बात करते हैं मूवमेंट्स की और शिफ्ट्स की, यानी कि डिमांड कर्व किस किस सिचुएशन में उसमें मूवमेंट होता है, कैसे कैसे मूवमेंट होता है और शिफ्ट कैसे होता है, आगे पीछे ऊपर नीचे वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। और ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरा तो मतलब ऑनेस्टली मेरा फेवरेट टॉपिक है। मुझे बड़ा मज़ा आता है ये वाला टॉपिक पढ़ाने में, बहुत ईजी लगता है, ट्यूटिंग में बहुत ईजीएस्ट है। और आप लोग भी एक बार अच्छे से समझ लिया इस वीडियो में, आपको कहीं इधर उधर मुँह मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं इधर उधर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से समझने की कि ये क्या होता है वो क्या होता है। एक बार पढ़ लो तसल्ली से, लास्ट में मैं समराइज़ कर दूँगी, वो समझ लेना, फिर कहीं भी कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करेंगे मूवमेंट्स और शिफ्ट्स होते क्या हैं। जब मैं बात करती हूँ, देखो मूवमेंट्स की, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देती हूँ, मूवमेंट्स अलोंग डिमांड कर्व। ठीक है, मूवमेंट्स अलोंग डिमांड कर्व। और एक दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व, यानी कि शिफ्ट्स होंगे डिमांड कर्व में और उसके अलावा मूवमेंट्स होंगे। अब जब हम मूवमेंट्स की बात करते हैं, मैं सिर्फ की पॉइंट्स लिखने जा रही हूँ यहाँ पर। सबसे पहली बात, जब हम मूवमेंट्स की बात करते हैं तो हम दो वर्ड यूज़ करते हैं। दो वर्ड कौन से हैं? दो वर्ड हैं, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये दो वर्ड्स यूज़ करते हैं। मूवमेंट्स के लिए कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं मैं याद कराती चल रही हूँ साथ ही साथ। मूवमेंट्स में एक्सटेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जब हम शिफ्ट की बात करते हैं, शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो शिफ्ट में हम कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं? इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, इंक्रीज़ होता है और एक डिक्रीज़ हो जाता है। ये समझ आ गया, मूवमेंट में एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, शिफ्ट में इंक्रीज़ और डिक्रीज़। अब जो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका मतलब क्या है? सिंपली एक्सटेंशन का मतलब होता है कि आपकी जो डिमांड है, डिमांड क्या कर रही है? आपकी इंक्रीज़ कर रही है। क्या कर रही है? डिमांड इंक्रीज़ कर रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जो आपकी डिमांड है ना वो डिक्रीज़ करेगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज़ का क्या मतलब होता है? यहाँ भी इंक्रीज़ का मतलब है कि डिमांड इंक्रीज़ करेगी और डिक्रीज़ का मतलब सिंपली कि डिमांड डिक्रीज़ करेगी। ओके, ये समझ आ गया। एक और चीज़ यहाँ पे जो जानने की है, ये जो एक्सटेंशन होता है, यानी कि मूवमेंट में जो डिमांड कर्व में मूवमेंट हो रहा है, या तो एक्सटेंशन हो रहा है डिमांड कर्व में या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब जब डिमांड कर्व में एक्सटेंशन होता है तो उसे हम कैसे शो करते हैं? उसे हम शो करते हैं आपका एक्सटेंशन, यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, कौन सा मूवमेंट? डाउनवर्ड मूवमेंट के थ्रू। और इसको हम कैसे शो करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन को कैसे शो करते हैं हम? अपवर्ड्स मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, अपवर्ड्स मूवमेंट। अभी शायद आपको चीज़ें समझ ना आ रही हो, एक बार ग्राफ वगैरह समझ जाओगे, कुछ भी नहीं रहेगा, एकदम लड्डू टॉपिक रह जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या करते हैं हम? इंक्रीज़ जब होता है, यानी कि डिमांड कर्व में जब इंक्रीज़ होता है, उसमें डिमांड कर्व जब इंक्रीज़ होता है उसे हम कैसे शो करते हैं? आपका राइटवर्ड
राइट वर्ड शिफ्ट, मूवमेंट नहीं राइट वर्ड शिफ्ट लिखना है क्योंकि यहाँ पे हमने शिफ्ट लिखा है, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, ठीक है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये मूवमेंट्स और ये शिफ्ट्स होते क्यों हैं, मूवमेंट्स और जो शिफ्ट्स हो रहे हैं वो होते क्यों हैं। जो मूवमेंट होता है वो किस वजह से होता है, अगर कमोडिटी का ओन प्राइस बढ़ जाए, ठीक है। और शिफ्ट क्यों होता है, ओन प्राइस के अलावा बाकी सारी चीज़ों में जब चेंजेस आते हैं तब होता है शिफ्ट। समझ आया। अब मैंने आपको बोला था कि डिटर्मिनेंट्स वाला वीडियो देखना क्योंकि उसमें डिटर्मिनेंट्स का यूज़ है। डिटर्मिनेंट्स का देखो क्या यूज़ है, मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स क्या बताए थे, PX, PR, Y, T, E, यही 5 बताए थे। अगर और एक्स्ट्रा भी ऐड कर ले पर हम इतना ही रखते हैं वो, ठीक है। PX, PR, Y, T हम यूजुअली इंडिविजुअल का लेकर के चलते हैं हर चीज़ में, मार्केट को नहीं लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो जब मूवमेंट होगा तो वो किसकी वजह से होगा, अगर ओन प्राइस में चेंज आ रहा है, सिर्फ ओन प्राइस में। इन चारों से हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं है मूवमेंट में, किस में चेंज आ रहा है, सिर्फ ओन प्राइस में। और ये जो शिफ्ट है ये क्यों होगा, अगर इन चारों में चेंज आ रहा है वहाँ पर हमको इससे मतलब नहीं है। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है PX वो रिस्पॉन्सिबल है डिमांड कर्व में मूवमेंट्स के लिए, और ये चारों डिटर्मिनेंट्स हैं, ये चारों डिटर्मिनेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं डिमांड कर्व में शिफ्ट के लिए। जब हम मूवमेंट करते हैं यानी कि जब ओन प्राइस में चेंज आता है, समझ आ रहा है, तो ये वाले फैक्टर्स का हम मतलब इनको इग्नोर कर देते हैं, इनको कंसिडरिंग नहीं करते हैं। इसी तरह जब हम शिफ्ट की बात करते हैं, जब शिफ्ट होता है लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड कुछ भी, किसकी वजह से होता है, इन चारों की वजह से होता है, तब हम इन चारों को ही कंसिडर करते हैं, इसको नहीं करते कंसिडर। तो ये समझ आएगा, ये हिस्सा यहाँ जाएगा अकेला और ये बाकी चारों इधर आ जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी था, मैंने इसीलिए बोला था डिटर्मिनेंट्स वाला वीडियो देख लेना। तो यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लिखना है वो क्या है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, शॉर्ट में लिख दिया, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व इज ड्यू टू द चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द गुड। ओन प्राइस ऑफ द गुड मतलब PX में चेंज जब होगा तब आपका क्या होगा, डिमांड कर्व के अलोंग मूवमेंट होगा। इसी तरह यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व आर ड्यू टू द चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स अदर देन एक्सेप्ट फॉर, या फिर आप लिख सकते हो एक्सेप्ट फॉर ओन प्राइस ऑफ द गुड्स। यानी कि PX को छोड़ के जो बाकी डिटर्मिनेंट्स है जब उसमें चेंज होगा तो वो हो जाएगा शिफ्ट, और सिर्फ जब PX में चेंज होगा तो वो हो जाएगा मूवमेंट। यहाँ तक की कहानी में अगर कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को बताओ, मतलब कमेंट कर देना, लाइफ तो है नहीं। तो आप मेरे को यहाँ तक की कहानी आई जब समझ आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं इसके बाद जब ग्राफ बताऊँगी तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। तो एक बार इससे समराइज़ कर लेते हैं। मूवमेंट होता है या तो शिफ्ट होता है, मूवमेंट में क्या होता है, या तो एक्सटेंशन होगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। शिफ्ट में क्या होगा, या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंड करना, एक्सटेंशन का मतलब समझ आ रहा है, एक्सटेंड से वर्ड से आया है, एक्सटेंड होती है ना कोई चीज़ तो बढ़ गया तो डिमांड बढ़ जाती है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ जाना यानी कि कम हो जाना, तो डिमांड कम हो जाती है। इसी तरह इंक्रीज और डिक्रीज का तो मीनिंग ऑब्वियस है, डिमांड इंक्रीज डिमांड डिक्रीज। डिमांड इंक्रीज हुई तो कैसा मूवमेंट होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। अब ये थोड़ा इसका ऑपोजिट है, आप सोचोगे कि इंक्रीज हुई तो कोई चीज़ ऊपर जाएगी, नहीं, यहाँ पे ये थोड़ा उल्टा। क्यों उल्टा है अभी जस्ट ग्राफ से समझ आएगा। तो डिमांड इंक्रीज हुई तो डाउनवर्ड मूवमेंट, और डिमांड डिक्रीज हुई तो अपवर्ड मूवमेंट। ओके, और मूवमेंट होता क्यों है, PX में चेंज की वजह से। उसमें बाकी सारे डिटर्मिनेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, उन्हें हम कंसिडर नहीं करते। और शिफ्ट की हम बात करें तो डिमांड इंक्रीज हुई तो आगे राइटवर्ड, डिमांड कम हुई तो पीछे लेफ्टवर्ड, ठीक है। और शिफ्ट कैसे होगा, किस वजह से होगा, PX को छोड़ के बाकी सारी डिटर्मिनेंट यानी कि PR, Y, T, E। PR इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, Y इज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, T स्टैंड्स फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज ऑफ द कंज्यूमर, E मतलब एक्सपेक्टेशंस। ये सारी कहानी क्लियर हुई है, आई होप। अब हम फटाफट से मूव करते हैं हमारे, देखो क्या बोलते हैं इनके ग्राफ्स पे, ठीक है। इसे मैं अभी यहाँ पे लिखा रहने दे रही हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें, राइट।
सबसे पहले हम मूवमेंट की बात करेंगे, फिर हम शिफ्ट्स पर आएंगे। मूवमेंट, अब मैंने ये याद रखना है पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसकी वजह से हो रहा है? पीएक्स, यानी कि हमको सिर्फ प्राइस चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ों से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। ओके, तो हम सिर्फ इसे कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर मैं बनाती हूँ, देखो ग्राफ, ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस, राइट। एक्स एक्सिस पे हम हमेशा क्या लेते हैं? क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पे हम हमेशा क्या लेते हैं? हमारा प्राइस। ये सबको पता है, ये है ओरिजिन। अब यहाँ पे क्या है? ये आपका डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व का शेप सबको पता है, ये हो जाता है डिमांड कर्व। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। ये ओरिजिनल प्राइस और क्वांटिटी है, यानी कि पहले प्राइस ओपी था और क्वांटिटी हम उस पर कितनी डिमांड कर रहे थे? ओ क्यू। ठीक है, जब प्राइस ओपी था, जैसे कि मान लो 5 रुपये है इस मार्कर का प्राइस, तब मैं 10 खरीद रही थी, तो ये ऐसे हो गया। ओपी जब प्राइस था तो मैं 10 क्वांटिटी डिमांड कर रही थी, ये हो गया सिंपल। अब सबसे पहले हम मूवमेंट में एक्सटेंशन की बात करेंगे। एक्सटेंशन का मतलब मैंने क्या बताया? डिमांड इंक्रीज होगी। किस वजह से इंक्रीज होगी? अब डिमांड किस वजह से इंक्रीज होती है? आपको लॉ ऑफ डिमांड पता है ना? लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी में जब चेंज आता है तब डिमांड कैसे रिएक्ट करेगी, यानी कि ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी जब डिक्रीज होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज हुआ तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन है। और यहाँ भी तो हम ओन प्राइस ऑफ द गुड की बात कर रहे हैं, एक ही तो बात है, यानी कि यहाँ पे हमको लॉ ऑफ डिमांड की ही बात करनी है, सिंपल, और कुछ नहीं। तो यानी कि सबसे पहले जब डिमांड इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे? ओन प्राइस घटा देंगे। जैसे ही मैंने ओन प्राइस देखो घटाया, ठीक है, यहाँ से इधर आ गए हम, यानी कि P1 पर आ गए, OP1, तो क्या हुआ? यहाँ पर ऐसे ऐसे चलते जा रहे हैं और ये हो गया हमारा OQ1। तो क्या हुआ? इससे क्वांटिटी पहले इतनी थी, अब क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो गई। इतनी ज़्यादा हुई कि नहीं? तो पहले जो हमारा पॉइंट था वो ये था, ए पॉइंट था, ए नज़र आ रहा है सबको, OP और OQ। अब हमारा पॉइंट क्या है? OP1 पे OQ, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया OB। तो अब आप ये देखो कि डिमांड कर्व पे अगर हम चल रहे हैं तो हमको कैसा मूवमेंट करना पड़ेगा? हम पहले तो यहाँ खड़े थे, यहाँ जाने के लिए हमको इधर आना पड़ेगा। ए से बी पर ही तो शिफ्ट हुआ है, ये तो ओरिजिनल था, अब ये नया वाला है। तो यहाँ से हमने यहाँ मूवमेंट कर लिया, और कैसा मूवमेंट है? सबको नज़र आ रहा है, डाउनवर्ड है, यही तो मैंने लिखा हुआ है, डाउनवर्ड मूवमेंट है। यानी कि जब कमोडिटी का ओन प्राइस डिक्रीज़ हो जाता है तो उससे क्या होता है? डिमांड इंक्रीज़ होती है। और हम कैसा मूवमेंट करते हैं? डिमांड कर्व के अलोंग डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं, और उसी को हम कहते हैं क्या? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्योंकि देखो यहाँ पर डिमांड एक्सटेंड हो गई, बढ़ गई, एक्सटेंड ही तो हुई है, यहाँ से इतनी हो गई, इतनी ज़्यादा बढ़ गई, तो यहाँ से यहाँ डाउनवर्ड, यानी ये एक्सटेंशन। अब ये जो फोटो है ना इस ग्राफ की, इसको दिमाग में रखना है, सिर्फ आपको सिंपली ये समझना है, जैसे ही आए एक्सटेंशन, यानी कि आपको क्या याद रखना है? डिमांड बढ़ेगी। डिमांड जब बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे? इधर थे तो हम यहाँ चले जाएंगे, तो इनकी डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, ऐसे याद रखना है। सिमिलरली इसी तरीके से अब देखो कॉन्ट्रैक्शन का हम ग्राफ बनाएंगे। मुझे पता था आप लोगों को बहुत ईजी लगेगा, ग्राफ के थ्रू समझ आ रहा होगा धीरे धीरे कि मैं बता क्या रही थी, इतनी देर से क्या आराम कथा बोल रही थी। ये है वाई एक्सिस, ये है यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ पर ये है हमारा प्राइस, ओरिजिन, ठीक है। फिर से हमारे पास ये एक डिमांड कर्व है, ओके। अब यहाँ पर हमने क्या किया? ये है मेरा प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, जिस पे मैं क्या कर रही हूँ? इतनी क्वांटिटी खरीद रही हूँ। कितनी? थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई है, इतनी क्वांटिटीज़ खरीद रही हूँ, ठीक है। ये है ओरिजिनल पॉइंट जहाँ पर पहले मैं थी। अब हमारा क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन के लिए मुझे क्या करना है? प्राइस को क्या करना पड़ेगा? डिमांड कम हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, कम होना, डिमांड कम होगी। डिमांड किस वजह से कम होती है? जब प्राइस बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ओन प्राइस की बात करनी है, बाकी सारे फैक्टर्स को भूल जाओ। तो ओन प्राइस हमको बढ़ाना पड़ेगा। ओन प्राइस मैंने क्या किया? इतना बढ़ा दिया, P1। जैसे ही मैंने ओन प्राइस बढ़ाया तो ऑब्वियसली उससे क्या हुआ? डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड जो है उस पर फ़र्क पड़ा, डिमांड पर, डिमांड कम हो गई। यानी कि जब पहले मैं ए पर थी, अब मैं इस पॉइंट पर आ गई बी पर। तो अब ये कैसा मूवमेंट हुआ? सबको नज़र आ रहा है, ए से मैं बी ऊपर जा रही हूँ, ऊपर की तरफ। तो ये हो गया मेरा अपवर्ड मूवमेंट, और यही मैंने लिखा हुआ है। तो यानी कि जब हम प्राइस बढ़ा देते हैं, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड या फिर सिंपली डिमांड
कम हो जाती है और डिमांड जब कम होती है तो क्या होता है, हम अपवर्ड मूवमेंट करते हैं। हम यहाँ थे और यहाँ आ गए, अपवर्ड मूवमेंट हुआ, यानी कि इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। ये सारी ही चीज़ अच्छे से समझ आ गई होंगी। बस आपको इतनी सी कहानी याद रखनी है, 4-5 बेसिक पॉइंट्स याद रखना है। मूवमेंट में आता है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंड होना, डिमांड बढ़ गई। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना, डिमांड कम हो गई। अब डिमांड जब बढ़ रही है, यानी कि जब डिमांड का एक्सटेंशन हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? ओन प्राइस कम होने से, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। कॉन्ट्रैक्शन जब हो रहा है डिमांड का, यानी कि जब डिमांड कम हो रही है, तो वो क्यों हो रही है? ओन प्राइस जब बढ़ रहा होगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। और इसी तरह जब एक्सटेंशन होता है, यानी कि जब डिमांड बढ़ जाती है, तो इसको याद रखो। देखो, एक्सिस को याद रखना, ठीक है, इसको, इस चीज़ को याद रखना। डिमांड यहाँ से यहाँ बढ़ गई, यहाँ थी, फिर इतनी ज़्यादा हो गई, तो यानी कि हम पहले इधर थे, फिर इधर आ गए, तो हमको नीचे की तरफ ही तो जाना पड़ेगा। तो यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट होता है जब एक्सटेंशन होता है। इसी तरह पहले हम यहाँ थे, अब इतने पे आ गए, तो इधर से इधर जाना पड़ेगा, थोड़ा ऐसे, समझ रहे हो? तो अपवर्ड यानी कि कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड मूवमेंट। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप दिस इज टोटली क्लियर नाउ। इसके अलावा मतलब आपको कुछ और समझने की ज़रूरत है नहीं है। मूवमेंट्स में मूवमेंट समझ आ गया। अब इसी की तरह मैं फटाफट से शिफ्ट समझा देती हूँ कि शिफ्ट क्या होता है। शिफ्ट भी सुपर इजी है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इजी है, इससे तो थोड़ा ज़्यादा ही इजी है, उसमें तो ज़्यादा माथा मारने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं शिफ्ट पे। शिफ्ट में मैंने देखो आपको क्या बताया था कि इनक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब बात आती है शिफ्ट्स। शिफ्ट की जब हम बात करते हैं तो या तो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा या तो डिक्रीज़ होता। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ क्या है? या तो डिमांड इंक्रीज़ होगी सिंपली, ठीक है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं, एक्चुअली आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की जगह आप ये लिख दो राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट होगा या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ओके, राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज़ इन डिमांड, और ये क्यों होगा? ड्यू टू डिक्रीज़ इन डिमांड। ओके, अब इंक्रीज़ इन डिमांड और डिक्रीज़ इन डिमांड ये दोनों ही क्यों होंगे? जो अदर फैक्टर्स है ना, अदर डिटर्मिनेंट्स या फिर अदर फैक्टर्स, उनमें जब चेंजेस आएंगे उनकी वजह से। अदर फैक्टर्स कौन से हैं? वैसे मैंने टोटल क्या बताए थे, फी एक्स, पी आर, वाई टी ई। फी एक्स हो गया, मूवमेंट पे पढ़ लिया, बाकी 4 लिखना है सिर्फ, पी आर, वाई, टी और ई। ओके, अब इसका ग्राफ देखो बहुत अच्छा है। क्या है यहाँ पे? हम बना लेते हैं पहले हमारा डिमांड कर्व। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये है ओरिजिन। ओके, और ये है हमारा डिमांड कर्व। पहले हम पढ़ते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। राइटवर्ड शिफ्ट कैसे होता है? इस राइटवर्ड को हम फॉरवर्ड भी बोल लेते हैं, लेफ्टवर्ड को बैकवर्ड भी बोल लेते हैं, वो मैं बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारा यहाँ पर वाई एक्सिस पे प्राइस और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी। अब क्या हो रहा है, पहले आपका मैं ना ये वाला प्राइस पर ये क्वांटिटी खरीद रही हूँ, ये वाले प्राइस पर ये क्वांटिटी खरीद रही हूँ, ठीक है। ओपी पर ओ क्यों खरीद रही हूँ, ये हो गया सिंपल, यानी कि कौन सा पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। ए पॉइंट लिख लो, या फिर ए पॉइंट को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसा करते हैं यहाँ पर इसे ऐसे ही रखते हैं, हाँ ठीक है, ये हो गया, हाँ ए पॉइंट हो गया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा यहाँ पे, इन फैक्टर्स में चेंज होगा, ओन प्राइस में चेंज नहीं होगा। मैंने क्या बताया, ओन प्राइस को कांस्टेंट रखना है, यानी कि जो ओपी आपको नज़र आ रहा है ना, ये ओपी यहीं तक रहेगा, ये ओपी ऊपर भी नहीं जाएगा ना नीचे आएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। तो चेंज क्या होगा, ये सारे फैक्टर्स चेंज के बोल रही हूँ, इन सारे फैक्टर्स में चेंज होगा। अब इन सारे फैक्टर्स में जब चेंजेस आते हैं तो या तो राइट वर्ड होता है या फिर लेफ्ट वर्ड होता है। हम अभी पहले राइट वर्ड की बात कर रहे हैं, तो जैसे इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लो, कोई भी एक फैक्टर उठा लेते हैं हम, जैसे कि वाई को उठा लेते हैं अभी के लिए। वाई मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब जब कंज्यूमर की इनकम मान लो बढ़ गई, कंज्यूमर की इनकम मान लो बढ़ गई, तो कंज्यूमर ज़्यादा खरीदेगा कि नहीं कोई चीज़। मान लो हम नॉर्मल गुड्स की बात, मतलब सिंपल गुड्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि जैसे मान लो आप कपड़े वगैरह खरीदते हो, तो पहले शायद आप कम कपड़े खरीदते थे, पर अब क्या हुआ, आपकी क्या है, इनकम ज़्यादा बढ़ गई है, प्राइस में चेंज नहीं आया। पहले तो प्राइस में चेंज आ रहा था, तब मूवमेंट किया था हमने। अब क्या है, अगर कोई एक शर्ट 500 रुपये की थी पहले, और आप तब एक शर्ट खरीद रहे थे क्योंकि आपकी इनकम कम थी,
अब वही शर्ट 500 की ही है अभी भी, उसके प्राइस में चेंज नहीं आएगा, ओपी का ओपी ही रहेगा, उसके प्राइस में चेंज नहीं आया। पर क्या हुआ है, अब आपकी इनकम बढ़ गई है, तो अब आप क्या करोगे, शायद एक की जगह 2 शर्ट खरीद लो, है ना। प्राइस में तो चेंज नहीं है, वो ये नहीं कह रहा है कि आप सस्ते में दो, वो ये नहीं चाहिए। 500 के 500 ही पे करेगा, पर वो क्या करेगा, उसकी इनकम बढ़ गई तो वो ज़्यादा खरीदने के लायक है, तो वो क्या करेगा, डिमांड बढ़ा देगा। तो इसी तरह यहाँ पे डिमांड जब बढ़ेगी तो देखो डिमांड कहाँ पर आ गई, इधर आ गई कि नहीं, इधर आई ना, यहाँ पर इस जगह पर। और प्राइस कितना है, प्राइस अभी भी इतना है, यानी कि यहाँ पर। तो इसे जब हम आगे ले जाएंगे और इसे जब हम मैच करेंगे तो यहाँ पर देखो हमारा क्या हुआ, एक नया डिमांड का फॉर्म हो गया। समझ आ रहा है, प्राइस उतना का उतना है, 500 रुपये ही दे रही हूँ मैं। पहले जब मैं एक शर्ट खरीद रही थी, अब मैं क्या कर रही हूँ, 2 शर्ट खरीद पा रही हूँ। तो यानी कि क्या हुआ, यहाँ पर डिमांड बढ़ गई, पर प्राइस में चेंज होने से नहीं, कौन प्राइस में चेंज होने से नहीं, बाकी फैक्टर्स में चेंज होने से। बाकी फैक्टर्स में से हमने एग्जांपल लिया इनकम का अभी के लिए। तो ये हो गया हमारा नया पॉइंट। तो अब देखो आपको नज़र आ रहा है, जो डिमांड कर्व है, पहले ही हमारा D1 डिमांड कर्व था, अभी D2 डिमांड कर्व पे हम शिफ्ट हो गए हैं और हमने राइटवर्ड शिफ्ट कर लिया है, राइटवर्ड आगे की तरफ। और इसी को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं। फॉरवर्ड या फिर आप राइटवर्ड, दोनों में से कुछ भी कह लो, ठीक है। तो ये होता है आपका शिफ्ट। इसी तरह अब देखो क्या होगा, ये इनकम वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं। अब मान लो मेरी इनकम कम हो गई है, ठीक है, मान लेते हैं मेरी इनकम कम हो गई है। पहले मैं ओपी प्राइस पर, ये है OQ क्वांटिटी खरीद रही थी, ठीक है, OP प्राइस पर OQ क्वांटिटी, मतलब जैसे वो 500 रुपये वाली शर्ट है, मान लो मेरी इनकम है 50,000 रुपये, तो मैं महीने में 5 शर्ट खरीद लेती थी 500 रुपये की। अब मेरी जो इनकम है ना 50,000 से कम हो करके हो गई है मान लो 30,000। अब वो जो 500 रुपये वाली शर्ट है, मैं थोड़ी सी कम खरीदूँगी, मैं सोचूंगी मेरा तनख्वाह मेरी कम आ रही है तो मैं थोड़ा कम खर्चा कर दूँ, तो मैं शर्ट कम खरीदने लग जाऊँगी। तो मैंने कम क्यों खरीदी, प्राइस तो 500 ही है शर्ट का, प्राइस में चेंज नहीं आया, अदर फैक्टर्स में चेंज आया। अदर फैक्टर्स जैसे कि मेरी इनकम, तो मेरी जब इनकम कम हुई तो प्राइस तो उतना ही रहा। मैंने क्या किया, एवं डिमांड कम कर दी, मतलब कम खरीदने लग गई। तो पहले जब मैं OQ खरीद रही थी, तो अब मैं क्या खरीदूँगी, यहाँ तक खरीदूँगी, OQ1 तक खरीदूँगी, ठीक है। OQ1 तक तो कितने प्राइस पर, कितने प्राइस पर, इतने ही प्राइस पर तो खरीद रहे हो, तो इसको ऊपर ले जाओ, मैच कर दो यहाँ तक ये। तो अब हमारा नया पॉइंट कौन सा आ गया, ये वाला। पहले हमारा पॉइंट क्या था, ये वाला था। अब हमारा नया पॉइंट आ गया जिस पे कि हमारा नया डिमांड कर्व भी बन जाएगा इस तरह से, ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइंट B। पहले हमारा डिमांड कर्व था, ये ऊपर वाला था ना D1, अब ये हो गया D2, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, A से अब B पर शिफ्ट हो गए। पहले हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए थे, अब हम यहाँ से यहाँ, यानी कि ये हो गया हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इसे हम क्या कहते हैं, लेफ्टवर्ड, पीछे की तरफ जा रहे हैं ना, लेफ्टवर्ड और बैकवर्ड। इतनी सी कहानी है शिफ्ट की, सारी चीज़ें बहुत इजी हैं। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। शिफ्ट में क्या होता है, या तो राइटवर्ड, ये राइटवर्ड आपके लिए आप देख रहे होगे, तो ये राइटवर्ड और ये लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड मतलब आगे जा रहे हैं, फॉरवर्ड भी बोलते हैं ऐसे। लेफ्टवर्ड मतलब बैकवर्ड जा रहे हैं ना, तो पीछे भी बोलते हैं ऐसे, ठीक है। इसी तरह अब ये तो मैंने देखो इनकम का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। अब इनकम में जैसे कि एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे अगर आप मूवमेंट्स को डिफ़ाइन कर रहे हो कि मूवमेंट्स क्यों हो रहे हैं, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि जब ओन प्राइस में चेंज हो रहा है, अगर ओन प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या होगा, डिमांड कम होगी यानी कॉन्ट्रैक्ट होगी, और ओन प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड एक्सटेंड होगी यानी कि बढ़ेगी। पर यहाँ पर आप स्पेसिफिकली ये नहीं बोल सकते हो कि ये सारे फैक्टर्स बढ़ रहे हैं तो डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और ये सारे फैक्टर्स कम हो रहे हैं तो डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। इनके क्या है, अलग अलग रीज़न्स होते हैं। अब अलग अलग रीज़न्स क्या है, देखो ये भी समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी वजह से अगर ये समझ आ गया तो आप क्वेश्चन भी अच्छे से कर सकते हो अपने एग्जाम्स में। जब हम राइटवर्ड शिफ्ट की बात करते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ कॉजेज़ ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है, कॉजेज़ ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट। अब कॉजेज़ ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो ये समझना है, राइटवर्ड शिफ्ट मतलब डिमांड बढ़ गई। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है, डिमांड में इनक्रीज़ हुआ। अब डिमांड क्यों इनक्रीज़ होगी, अगर हम इन सारे फैक्टर्स की बात करें, इन सारे फैक्टर्स की बात करें
तो देखो अगर इनकम बढ़ी, इनकम का एग्जांपल हो गया मैंने बता दिया, तो पहला कॉस्ट हो गया, इफ़ शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, तो उसकी डिमांड वो बढ़ा देगा, ठीक है। दूसरा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, ये सब शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप अच्छे से अपने नोट्स बना लेना। टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं किसी भी कमोडिटी के फेवर में। जैसे कि अब गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जो हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं वो गीज़र से कूलर एसी पर शिफ्ट होंगे कि नहीं, यानी कि फेवर में शिफ्ट हो गए ऑब्वियसली, यानी कि गर्मी चल रही है तो उसी फेवर में शिफ्ट हो गए, तो उनकी डिमांड बढ़ रही है अब एसी कूलर की। सर्दी तक जाएंगे हम तो हमारा जो गीज़र वीज़र है उसकी डिमांड करेंगे हम, यानी कि उसके फेवर में शिफ्ट हो गई तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जब किसी कमोडिटी की डिमांड के फेवर में चेंज होते हैं तब उसकी डिमांड बढ़ती है। ये जैसे कि वो शर्ट की अगर मैं बात करूँ, अगर उस शर्ट का फैशन चला जाए, उसी से समझा देती हूँ। अगर मान लो प्राइस 500 ही है, अब उस शर्ट का फैशन चला जाए तो भले ही वो शर्ट आपको 100 रुपये में मिलेगी तो भी आप नहीं खरीदोगे, तो उसका क्या प्राइस तो 500 ही है, पर आपने क्यों डिमांड डिक्रीज़ करी? क्योंकि उसका फैशन चला गया, उसके फेवर में नहीं रहा। तो ये हो गया आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट। पर उसके फैशन आ जाता है, अगर किसी चीज़ का नया फैशन आ रहा है, हम ऐसी जीन्स चल रही है, ऐसी शर्ट्स चल रही हैं, तो हम क्या करते हैं, डिमांड बढ़ा देते हैं। पहले भी वो चीज़ 1000 की थी, अभी भी 1000 की मिलेगी, पर हम थोड़ी सी ज़्यादा खरीद लेंगे, है ना, खरीदने लग जाएंगे, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे ही ये जो एक्सपेक्टेशंस वाला है पॉइंट, अगर हमको लगता है कि किसी भी कमोडिटी की मतलब जो अमाउंट है आगे जाके उसकी कमी हो सकती है, आगे जाके उसकी शॉर्टेज होगी, अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके किसी भी कमोडिटी की जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। जैसे कि हम कोविड के टाइम पे सोचते थे ना, आगे जाके ये खाना पीना राशन पानी मिलेगा कि नहीं, तो आगे जाके अगर रिड्यूस हो जाएगी तो हम क्या करते थे, अभी उसकी डिमांड बढ़ा देते थे। प्राइस उतना ही था उन सब चीज़ों का, फिर हम डिमांड बढ़ा देते थे। तो ये इस तरीके से राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। और अब आती है बात पीआर की, इसीलिए मैंने इसे लास्ट में बताया, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें थी, अगर आपको याद हो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में एक तो आपके सब्सटीट्यूट गुड्स थे और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स थे, याद आया। सब्सटीट्यूट गुड्स कैसे मतलब आप कह लो डिपेंड होते थे एक दूसरे पे। जैसे ये टी और कॉफ़ी है, टी और कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी का क्या है प्राइस कम हो गया तो इससे क्या होगा, कॉफ़ी का प्राइस अगर कम हो गया तो टी की कॉफ़ी का प्राइस अगर कम होता है तो इससे क्या होगा, लोग इधर शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं, उल्टा, कॉफ़ी का प्राइस अगर बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी वाले लोग टी पर शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं, वो सोचेंगे कि यार हम तो चाय पी लेंगे, चाय सस्ती पड़ रही है अपने को, तो प्राइस इसका बढ़ा पर डिमांड पे इसकी पे फ़र्क पड़ा, डिमांड इसकी बढ़ गई, है ना। तो यानी कि अगर सब्सटीट्यूट गुड्स, जो आपके सब्सटीट्यूट गुड्स हैं उनका प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस अगर बढ़ जाता है तो आपकी डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि इसकी डिमांड बढ़ गई तो हमारा डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर मैं बात करूँ, अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जैसे कि क्या था, आपका ये टी और कॉफ़ी की जगह आप कह सकते हो ब्रेड और बटर, ठीक है, ब्रेड और बटर, ठीक है, ये एक दूसरे को पूरा करते हैं। अब क्या हुआ, अगर बटर का प्राइस मान लो कम हो जाता है, बटर का प्राइस मान लो नहीं, या फिर बटर का प्राइस मान लो कम ही होता है एक्चुअली, ठीक है, बटर का प्राइस मान लो कम ही होता है, तो बटर का प्राइस जब कम होगा तो लोग क्या सोचेंगे, बटर तो लोग एक्स्ट्रा लेंगे ही, मतलब डिमांड बढ़ेगी बटर की, पर इससे क्या होगा, ब्रेड की भी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को पूरा करती है, ऐसा हम अज्यूम करके चल रहे हैं। हालांकि बटर के और बथेरे यूजेस हैं, पर अभी के लिए हम ये अज्यूम करके चलते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ब्रेड और बटर एक साथ ही खाए जाते हैं, ठीक है। तो बटर का प्राइस कम हुआ, बटर की डिमांड तो बढ़ी, साथ ही साथ अब वो लोग क्या सोचेंगे, साथ में ब्रेड भी मिलते हैं, तो ब्रेड की भी डिमांड बढ़ जाएगी इससे। यानी कि जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस रिड्यूस होता है, यानी कि प्राइस जब फॉल होता है, तब हमारी डिमांड बढ़ जाती है दूसरे गुड की और हमारा डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होता है। तो ये सारे प्रोसेस हैं राइटवर्ड शिफ्ट के, ये तीनों तो ईजी हैं। इनकम बढ़ी, ये फेवर में चेंज हुआ, एक्सपेक्टेशंस आगे जाके रिड्यूस हो रही हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी है, और ये आप ना एग्जाम्पल के साथ ही उसी पॉइंट पे याद कर सकते हो। ये चीज़ें मुझे भी आज तक ऑनेस्टली याद नहीं हुई हैं कि कब क्या इंक्रीज़ करना है, कब का डिक्रीज़ करना है, पर जब हम कर रहे होते हैं ना कोई सवाल या कुछ,
इसी पॉइंट पे आ जाता है। जैसे मैंने अभी करके देखा, प्राइस रिड्यूस होगा तो क्या होगा, फॉग बढ़ेगा तो क्या होगा, तो ये आप उसी वक्त याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए कॉजेज़ राइट वर्ड शिफ्ट के। अब इसी तरह मैं कॉजेज़ बताऊँ आपको लेफ्ट वर्ड शिफ्ट के, तो वो तो मेरे को आप ही बता सकते हो। यहाँ पे लिख देते हैं कॉजेज़ ऑफ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, ठीक है, कॉजेज़ ऑफ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। अब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट के क्या कॉजेज़ होंगे? सबसे पहला, इफ़ इनकम डिक्रीजेस, इनकम डिक्रीज हुई, हम कम खरीदना स्टार्ट कर देंगे, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं वो हमारे पहले तो फेवर में थे तो बढ़ गई डिमांड, अब अगेंस्ट में, यानी कि उसके अगेंस्ट में जब हमारे टेस्ट और प्रेफरेंसेस हो जाते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। इसी तरह अगर एक्सपेक्टेशंस की मैं बात करूँ, अगर मैं सोच रही हूँ कि बाद में जाके कोई चीज़ बढ़ने वाली है, कोई चीज़ की डिमांड बढ़ने वाली है, कोई चीज़ की अमाउंट बढ़ने वाली है या फिर कुछ होने वाला है, तो मैं क्या करूँगी, अभी उसका वो अमाउंट डिमांड रिड्यूस कर दूँगी अभी उसके लिए, ठीक है। जैसे कि कोई एग्जांपल अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, पर कुल मिला करके अभी अगर इसका क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाती है। अगर मैं सोच रही हूँ कि आगे जाके इसकी अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगी, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगर इंक्रीज़ होगी तो डिमांड अभी के लिए मैं बढ़ा दूँगी, वो कम कर दूँगी, ठीक है, यानी कि फिर से लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। अब सिमिलरली इसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करूँ, सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा था, अब यहाँ पे क्या होगा, प्राइस कम होगा। जैसे कि चाय का प्राइस कम हुआ तो क्या हुआ, चाय की डिमांड बढ़ गई। चाय की डिमांड जब बढ़ेगी, मतलब चाय का जब प्राइस कम हुआ, तो कॉफ़ी वाले कस्टमर भी प्राइस टी पर शिफ्ट हो जाएंगे कि नहीं, ऑब्वियसली। तो क्या हो गया, इसकी यहाँ पे डिमांड कॉफ़ी की कम हो गई, कॉफ़ी वाले जो लोग थे वो टी पर शिफ्ट हो गए, क्योंकि टी का प्राइस कम हो गया। तो टी का प्राइस कम हुआ, कॉफ़ी वाले लोग इधर चले गए, कॉफ़ी की भी डिमांड फ्री फंड में कम। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री की अगर हम बात करें, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि जो भी हमने ब्रेड बटर वाला एग्जाम्पल लिया था, अब देखो ब्रेड का क्या हुआ, यहाँ पे पहले तो प्राइस डिक्रीज़ हो रहा था बटर का, सॉरी, तो अब प्राइस क्या करते हैं, हम बढ़ा देते हैं। जैसे ही क्या हुआ, बटर का प्राइस बढ़ा, अब बटर का प्राइस बढ़ा तो लोग सोचेंगे बटर हम ब्रेड के साथ ही खाते हैं, तो ऑब्वियसली ब्रेड भी कम करनी पड़ेगी। अब ब्रेड कम करनी पड़ेगी तो ब्रेड की डिमांड कम हो जाएगी, यानी कि लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी। तो ये सारे कॉजेज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसी के साथ अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक, अब देखो ये तो खत्म, मूवमेंट शिफ्ट हमने पढ़ लिया अच्छे से, मूवमेंट समझ आ गया कि मूवमेंट में हमको क्या करना पड़ता है, अपवर्ड डाउन, हाँ अपवर्ड डाउनवर्ड, और साथ ही साथ आपका जो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन। शिफ्ट्स में हमको समझ आ गया लेफ्ट वर्ड, राइट वर्ड या फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड, क्यों क्यों होता है, ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। अब ये जो मूवमेंट्स हैं और ये जो शिफ्ट्स हैं, दोनों में ही ना डिफरेंसेस हैं, दो तीन, वो हम समझ लेते हैं। और डिफरेंसेस भी इतने ईजी हैं, जो अभी आप पढ़ चुके हो ना, वही सारी चीज़ें हैं। जस्ट अभी जो आपने पढ़ा है वही हमको पढ़ना है इन दोनों के डिफरेंसेस में। तो देखो शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं जल्दी से फटाफट सारी चीज़ें, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो मूवमेंट्स और शिफ्ट्स, मूवमेंट क्यों होते हैं, सबको पता है। मूवमेंट होता है, मूवमेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, चेंज इन डिमांड, ठीक है, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी को हम क्या लिखते हैं, PX, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। शिफ्ट क्या होता है, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स। अदर डिटर्मिनेंट्स मतलब PX को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें, ठीक है, अदर डिटर्मिनेंट्स। एक और चीज़ लिख देनी है, एक्सेप्ट फॉर PX, PX को छोड़ के बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स मतलब PRYTE, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आ जाता है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि इनका मतलब क्या है, डिमांड में किस वजह से चेंज आ रहा है, दोनों में, इसमें PX की वजह से, इसमें अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से। अब इसमें यहाँ पे सेकंड पॉइंट आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे हम क्या मानते हैं, कंसिडर्स अदर डिटर्मिनेंट्स कांस्टेंट, अदर डिटर्मिनेंट्स कांस्टेंट। क्योंकि देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ PX की बात कर रहे हैं, तो अदर डिटर्मिनेंट्स को ये कांस्टेंट अज्यूम कर लेता है। यहाँ पे हम अदर डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये PX को कांस्टेंट अज्यूम कर लेता है। दोनों एक दूसरे के एक काइंड ऑफ ऑपोजिट है, बिल्कुल ही ऑपोजिट है। कंसिडर्स PX टू बी कांस्टेंट, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। ईजी था ये सेकेंड पॉइंट भी।
थर्ड और लास्ट पॉइंट आपका क्या होता है कि ये जो है एक मूवमेंट, इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे शो करते हैं, इसको हम एक्सटेंशन तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, एक्चुअली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट अपन लिखेंगे, ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। और इसे हम कैसे शो करते हैं, राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड, या फिर आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड भी लिख सकते हो, राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड, ठीक है। तो ये हो गए डिफरेंसेस मूवमेंट्स और शिफ्ट्स के बीच में। अब देखो मूवमेंट्स में क्या है, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, शिफ्ट्स में क्या है, और राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड है, या फिर इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। तो एक्सटेंशन की बात करें, यहाँ से हमने उठाया एक्सटेंशन, देखो लिख ही देती हूँ एक्चुअली, यहाँ पर है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे है इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो यहाँ पर जो एक्सटेंशन है और यहाँ का जो इंक्रीज़ है वो भी तो सेम ही है, दोनों में ही क्या हो रहा है, डिमांड तो बढ़ रही है ना, भले ही हम कैसे भी कर रहे हो, इसमें भी तो डिमांड बढ़ी रही है, तभी तो एक्सटेंशन हो रहा है, एक्सटेंड हो रही है, यहाँ भी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, तो ये दोनों सेम हैं। और इसी तरह ये दोनों सेम हैं, सी और डी, मतलब डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कम हो रही है, और डिमांड डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों में भी डिफरेंस बता सकते हो और इन दोनों में भी डिफरेंस बता सकते हो। अब कैसे, मैं सिर्फ एक्सटेंशन और इंक्रीज़ का डिफरेंस बता रही हूँ, आपको कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज़ दोनों के डिफरेंस लिखने हैं। जैसे एक्सटेंशन और इंक्रीज़ है ना, उसी की तरह होगा, एक बार समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहीं पे हम साइड में लिख लेते हैं, ये है हमारा देखो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, पूरा लिख लेना आप लोग, और ये हो गया हमारा इंक्रीज़ इन डिमांड। तो देखो जब हम एक्सटेंशन की बात करते हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की जब हम बात करते हैं, तो सिमिलर ऑलमोस्ट देखो इस वाले डिफरेंसेस से उठाकर ही पॉइंट्स लिखने हैं, आपको कोई नए पॉइंट्स नहीं बनाने हैं। यहाँ पे भी लिख दो, एक्सटेंशन इज़ ड्यू टू चेंज इन पीएक्स, ठीक है, या फिर चेंज इन पीएक्स नहीं, एक्चुअली चेंज अब यहाँ पर चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम स्पेसिफिक बात करें एक्सटेंशन, यानी कि डिमांड बढ़ रही है। तो डिमांड कब बढ़ेगी, जब प्राइस डिक्रीज़ होगा, यानी कि आपका डिक्रीज इन पीएक्स, ये लिखोगे आप, ठीक है। अब इंक्रीज़ कब होती है, जब डिमांड यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ड्यू टू चेंज, यहाँ पे चेंज ही लिखोगे, ड्यू टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स। क्यों यहाँ पे आपने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो अभी हमने कॉजेज़ जब पढ़े थे, जैसे हमने राइटवर्ड शिफ्ट के पढ़े, जब इंक्रीज़ के पढ़े, तो कुछ चीज़ें इंक्रीज़ हो रही थी, कुछ डिक्रीज़ हो रही थी, ऐसे ही तो था। तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं लिख सकते, पर यहाँ पे हम लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे एक ही फैक्टर है, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये होएगा कि जो अदर डिटर्मिनेंट्स हैं वो कांस्टेंट है, ठीक है। सिमिलर यही पॉइंट है, अदर डिटर्मिनेंट्स यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट, और यहाँ पर आपका क्या होगा, px इज़ अज्यूम टू बी कांस्टेंट, ये px में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसकी अगर हम बात करें एक्सटेंशन की, यहाँ पे हमने डायग्रामेटिकली बताया था ना, तीसरा पॉइंट यहाँ भी यही है, एक्सटेंशन को हम डायग्रामेटिकली कैसे शो करते हैं, एक्सटेंशन मतलब बढ़ना। अब मैंने बताया ना, इधर से इधर आ रहे हैं, यानी कि ऐसे जाएंगे, यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। तो ये हो गया, एक्सटेंशन को हम शो करते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट से, और इसको इंक्रीज़ को हम कैसे शो करते हैं, बड़ा, यानी कि राइटवर्ड, उधर की तरफ मूवमेंट होता है कि नहीं, मतलब शिफ्ट होता है कि नहीं। तो ये हो गया राइटवर्ड, या फिर आप इसे लिख सकते हो फॉरवर्ड। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं एक्सटेंशन और इंक्रीज में। सिमिलरली यहाँ पे आप लिख दो कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे आप लिख दो डिक्रीज, ऑलमोस्ट यही पॉइंट्स होंगे, यही सारे डिफरेंसेस हैं। और इसी के साथ आपका ये वाला आज का टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सारा अच्छे से समझ आ गया होगा, मूवमेंट्स क्या होता है, शिफ्ट्स क्या होता है, क्यों होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। और अगर नहीं समझ आया है, कोई भी क्वेरी है, प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो जल्दी से वीडियो के नीचे, मैं सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दूँगी। और अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ भी समझना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट डेफिनेटली कर सकते हो। एंड येस, वन मोर थिंग कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करने, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बोल रहे हैं, ठीक है, पर मेरा क्या है, मैं क्वेश्चन आंसर्स मतलब फ्रेम करूँ, पोस्ट करूँ, ये करूँ, वो करूँ, इतना मेरे पास ऑनेस्टली टाइम नहीं, क्योंकि मुझे अपने भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, कॉलेज वगैरह के लिए। तो एक काम जो मैंने एक्चुअली सोचा है कि जो एक मतलब ब्रांडेड सैम्पल पेपर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, ओशवाल हो गया, अरिहंत हो गया, ऑल इन वन हो गया, ऐसे ऐसे, तो
ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, ठीक है। आप लोग को अगर ख़रीदोगे तो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, ऑनलाइन ख़रीदो या फिर ऑफलाइन दुकान पे जाके ख़रीदो। और इतने सारे सब्जेक्ट्स के ख़रीदना मतलब थोड़ा सा महंगा लगता है, एक्सपेंसिव होता है। तो मेरे पास क्या है, मैं मतलब एक तरीका है जहाँ से मैं ना ई बुक्स निकलवा सकती हूँ उनकी, और आपको मैं उनको मतलब प्रोवाइड करवा सकती हूँ। तो अगर आपको वो सारी चीज़ें चाहिए, मतलब किसी भी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर, और कॉमर्स से ही हट के अगर आपके फ्रेंड्स जैसे साइंस वगैरह में हैं, तो उनको भी अगर सैम्पल पेपर्स चाहिए इन ब्रांडेड पब्लिशर्स के, तो आप उनको भी बता सकते हो। मैं आपको इसी वीडियो के कमेंट में एक लिंक पिन करके रख रही हूँ, उस लिंक पर जाना, वो एक शॉर्ट वीडियो है, उसको देखना, फिर आप डिसाइड कर लेना आपको कौन से सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर चाहिए, कितना नहीं चाहिए, ये वो सारी चीज़ें आपकी सॉर्ट हो जाएंगी और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बेसिकली किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं, मॉक टेस्ट भी हैं, मतलब सैम्पल पेपर जिन्हें हम कहते हैं। तो सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चंस का आपको एक सेट मिल जाएगा, अच्छा खासा पैटर्न समझ आ जाएगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। तो क्योंकि क्वेश्चंस करना भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लिया वो काफ़ी नहीं होता। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे आंसर फ्रेम करना है, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो मैं सिंपली आपको इस वीडियो के कमेंट में एक लिंक पिन कर रही हूँ, उस पर जाकर के आप चेक करना, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। एंड येस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से लाइक करें, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।